नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय बिजनेस की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर जरा तफसील से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास कई तरह की खबरें हैं, कंपनियों के पैसों का हिसाब किताब, बाजार का मूड, नए प्रोडक्ट्स, नई साझेदारियां और भी बहुत कुछ। बिल्कुल, काफी कुछ है कवर करने को। हाँ, तो समझना ये है कि इन सब अलग अलग खबरों को जोड़कर देखें तो कहानी क्या बन रही है, मतलब पूरी पिक्चर क्या है। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। इस बातचीत में हमारी कोशिश रहेगी कि इन सब खबरों में से सबसे काम की बातें और दिलचस्प पहलू सामने लाएं, ताकि सुनने वालों को पता चले कि क्या अहम चल रहा है और उसका मतलब क्या है। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाजार का हाल देखते हैं। ठीक है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगातार 7 दिन गिरने के बाद सोमवार को जाकर कुछ संभले। हाँ, थोड़ी राहत मिली। पीएसयू बैंक्स, उनके शेयर्स में अच्छी तेजी दिखी। क्या ये किसी खास बदलाव का इशारा है? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि निवेशकों का भरोसा सरकारी बैंकों पर लौट रहा है। अच्छा। शायद रिजर्व बैंक की जो आने वाली पॉलिसी मीटिंग है उसका असर है। और फिर इन बैंकों की आर्थिक सेहत भी सुधर रही है। बैलेंस शीट्स काफी। हाँ, बैलेंस शीट्स तो बेहतर हुई हैं। बिल्कुल वही, वो काफी मजबूत हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। हाँ, वो तो है। एक्सेंचर जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी ने थोड़ी चिंता जताई है। और फिर वो अमेरिका में H-1B वीजा महंगा होने का भी असर है। अच्छा। मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी फर्म का भी मानना है कि आईटी सेक्टर अभी शायद ठहरा हुआ सा रहेगा। कोई बड़ी उछाल की उम्मीद कम है फिलहाल। और कुछ खास शेयरों की बात करें तो सोमवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, वो निफ्टी 50 का टॉप गेनर था, करीब 2.5% ऊपर। हाँ, BEL। सुनने में आया है कि उन्हें भारतीय सेना से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 30,000 करोड़ का, ये QRSAM मिसाइल सिस्टम का। हाँ, ये BEL के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। QRSAM मतलब? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ना? बिल्कुल। और इस ऑर्डर से उनकी ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के पार जा सकती है। ये मेक इन इंडिया के लिए, खासकर डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकारी नीतियां कैसे कुछ सेक्टरों को सीधे फायदा पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ ये भी देखिए, HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनके शेयर गिरे। हाँ, वो क्यों? उन्होंने कहा कि GST में कुछ बदलाव हुए हैं, उसके चलते उनकी तिमाही बिक्री शायद सपाट ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ओह, तो एक तरफ BEL को सरकारी नीति से फायदा, दूसरी तरफ HUL को नीतिगत बदलाव से थोड़ी मुश्किल। बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि बिजनेस पर सरकारी नीतियों का कितना सीधा और तुरंत असर पड़ता है। यहाँ एक तरफ मेक इन इंडिया जैसी पहल डिफेंस कंपनियों को पंख लगा रही है। हाँ। वहीं GST जैसे बदलाव कंज्यूमर कंपनियों की बिक्री पर असर डाल सकते हैं। हाँ, तो कंपनियों के लिए इन नीतियों को समझना और उनके हिसाब से चलना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। वैसे पेट्रोनेट LNG के शेयर में भी काफी वॉल्यूम देखा गया था। उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। अच्छा, अब थोड़ा फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत की दूसरी बड़ी खबरों पर आते हैं। हाँ, जरूर। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट कहती है कि लोग अपनी हेल्थ पॉलिसीज को रिकॉर्ड संख्या में रिन्यू करा रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड बताता है कि लोग स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। सही बात है। और आजकल जो नई तरह की पॉलिसी आ रही है ना, फ्लेक्सिबल हैं, सस्ती हैं, कवर भी ज्यादा है, वो लोगों को पसंद आ रही हैं। तो ये कंज्यूमर की बदलती जरूरतों का साफ संकेत है। बिल्कुल। निवेश की दुनिया में भी हलचल है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने एक नया कंजम्पशन फंड लॉन्च किया है। हाँ, इसका फोकस भारत में बढ़ती खपत यानी कंजम्पशन पर है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को भारत की घरेलू खपत की कहानी पर कितना भरोसा है। वो मान रहे हैं कि आने वाले समय में लोग ज्यादा खर्च करेंगे और इससे जुड़ी कंपनियों को फायदा होगा। और एक कमाल की बात, मारुति सुजुकी अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन गई है। अरे वाह! लगभग 57.6 बिलियन की वैल्यूएशन फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। ये वाकई प्रभावशाली है। ये न सिर्फ मारुति की सफलता है
बल्कि ये भारतीय ऑटो बाजार की बढ़ती ताकत और क्षमता को भी दिखाता है। हाँ, एक भारतीय कंपनी का ग्लोबल रैंकिंग में इतना ऊपर आना बड़ी बात है। बिल्कुल। फाइनेंसिंग की बात करें तो कई बड़े सौदे हुए हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC उसने भूटान के एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 4,800 करोड़ रुपए का लोन दिया है। बजाज फाइनेंस ने NCDs यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। और L&T लार्सन एंड टुब्रो उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $700 मिलियन की एक खास तरह की सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटी ली है। सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस लोन की शर्तें L&T के पर्यावरण और सामाजिक लक्ष्यों मतलब ESG गोल्स को पूरा करने से जुड़ी होंगी। अच्छा परफॉर्म करो, बेहतर शर्तें पाओ। अच्छा, ये दिखाता है कि कंपनियों और फाइनेंस देने वाले दोनों ही सस्टेनेबिलिटी को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, ये ESG वाला एंगल आजकल काफी अहम हो गया है ना? बिल्कुल। इसके अलावा E2E नेटवर्क्स नाम की कंपनी करीब 1,000 करोड़ का QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जुटाने की सोच रही है। और IPO मार्केट में ग्लॉटिस नाम की कंपनी का IPO पहले दिन सिर्फ 4% ही भर पाया। हाँ, IPO का वो ठंडा रिस्पॉन्स दिखाता है कि निवेशक अभी भी थोड़े सावधान हैं, खासकर नई कंपनियों को लेकर। सही। लेकिन दूसरी तरफ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के शेयर 1.10 स्टॉक स्प्लिट की खबर पे 5% उछल गए। फाइनोटेक्स केमिकल ने भी स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू का ऐलान किया है। हाँ, तो ये सब निवेशकों के लिए अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल। मर्जर और एक्विजिशन मतलब M&A, उसमें भी काफी एक्शन रहा। हाँ, रिलायंस पावर अपनी इंडोनेशिया की कुछ कंपनियां बेच रही है। वहीं ल्यूपिन ने नीदरलैंड की एक आई केयर कंपनी विसु फार्मा को करीब 190 मिलियन यूरो में खरीदा है। ल्यूपिन का ये कदम उनकी स्पेशलिटी दवाइयों के पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा, खासकर आंखों की बीमारियों के इलाज में। हाँ, लगता तो यही है। ये दिखाता है कि भारतीय फार्मा कंपनियां ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटेजिक खरीदारी कर रही हैं। इसके अलावा रिलायंस, कॉनकॉर, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, HCL टेक जैसी कई बड़ी कंपनियों में बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं। ब्लॉक डील्स? हाँ, ये बड़े सौदे होते हैं शेयरों के। ये अक्सर बड़े संस्थागत निवेशकों की चालों का इशारा देते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किधर उनका रुझान है। अच्छा, और रेटिंग्स में भी कुछ उतार चढ़ाव दिखे? हाँ, क्रिस्टल ने मैथॉन अलॉयज का आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया और मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज के आने वाले बॉन्ड्स को B2 रेटिंग दी है, जो थोड़ी जोखिम भरी मानी जाती है। तो ये सारी खबरें मिलकर दिखाती हैं कि बाजार कितना डायनामिक है। बिल्कुल। कंज्यूमर ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कंपनियां ग्लोबल लेवल पर सोच रही हैं, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बढ़ रहा है और निवेशक बड़ी सावधानी से अपने दांव चल रहे हैं। चलिए, अब कंपनियों की अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान्स पर बात करते हैं। हाँ, जरूर। ज़ोमैटो ने एक नई चीज शुरू की है, हेल्दी मोड। अच्छा। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बताएगा कि कौन सी डिश कितनी पौष्टिक है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या कुछ सीरियस बात? नहीं, मुझे लगता है ये गंभीर कोशिश है। आजकल लोग क्या खा रहे हैं इसको लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं ना। हाँ, ये तो है। ज़ोमैटो इसी ट्रेंड को भुनाना चाह रहा है। AI का इस तरह प्रैक्टिकल इस्तेमाल इसे सिर्फ गिमिक से ज्यादा बनाता है। अगर लोग इसे पसंद करते हैं तो ये दूसरे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक नज़ीर बन सकता है कि कैसे टेक्नोलॉजी लोगों को सेहतमंद खाने के विकल्प चुनने में मदद कर सकती है। सही बात है। अच्छा, ऑटो सेक्टर में तो जैसे बाहर आई हुई है, कई बड़ी खबरें हैं। हाँ, ऑटो सेक्टर में काफी कुछ चल रहा है, बहुत हलचल है। जैसे कि टाटा पावर और आयशर बनाने वाली VE कमर्शियल व्हीकल्स ने मिलकर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम है। EV इकोसिस्टम बनाने के लिए ऐसी साझेदारियां जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस आसानी से उपलब्ध होंगे तभी तो लोग EV खरीदने में हिचकेंगे नहीं। बिल्कुल सही। फिर स्पाइस जेट ने फुकेट के लिए सीधी उड़ानें शुरू की हैं, दिल्ली और मुंबई से। लगता है थाईलैंड घूमने वालों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, लगता तो यही है। ये बढ़ते टूरिज्म ट्रेंड को दिखाता है। एयरलाइंस नए रूट्स खोलकर इसका फायदा उठा रही हैं। और मारुति ने हुंडई क्रीटा को टक्कर देने के लिए अपनी नई SUV विक्टोरस लॉन्च की है। अच्छा। साथ ही उनकी गाड़ियों की भारत NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग भी चर्चा में है, यानी सेफ्टी पर भी फोकस बढ़ रहा है। हाँ, मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है SUV सेगमेंट में। मारुति का क्रीटा को सीधे चैलेंज करना दिखाता है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और सेफ्टी रेटिंग्स पर ध्यान देना अब जरूरी हो गया है क्योंकि ग्राहक भी इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल। हीरो मोटोकॉर्प को उम्मीद है कि त्योहारों में उनकी बिक्री रिकॉर्ड तोड़ देगी, खासकर जो 2 व्हीलर्स पर GST कम हुई है उसके बाद। हाँ, GST कटौती का फायदा हीरो को मिलना चाहिए। और TVS मोटर अमेरिका में पुराने मशहूर ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को फिर से जिंदा कर रहे हैं। हाँ, वो नॉर्टन वाला कदम काफी महत्वाकांक्षी है।
ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल प्रीमियम बाजार में भी अपनी जगह बनाना चाहती हैं। एक और खबर है कि आजाद इंडिया मोबिलिटी नाम की कंपनी बैंगलोर में इलेक्ट्रिक बसें बनाने का प्लांट लगा रही है। अच्छा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो ऑटो सेक्टर ईवी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, कनेक्टिविटी और नए मॉडल्स पर जोर दे रहा है। मुकाबला बढ़ रहा है और कंपनियां ग्लोबल लेवल पर सोच रही हैं। ऑटो के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी काफी कुछ हुआ है। हाँ, नए ब्रांड लॉन्च हुए हैं, जैसे रेडिको खैतान ने विस्की की एक प्रीमियम सीरीज पूरी की है और सनटेक रियल्टी ने मुंबई और दुबई में अल्ट्रा लग्जरी घरों के लिए एमेंस ब्रांड लॉन्च किया है। अल्ट्रा लग्जरी हाँ, जिनका कुल मूल्य 20,000 करोड़ बताया जा रहा है। वाले खरीदारों की डिमांड है। लगता तो यही है। सेमीकंडक्टर में एक बड़ी खबर है। हाँ, सेमीकंडक्टर। काइनेस टेक्नोलॉजी ने 2030 तक $2 बिलियन रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। 2 बिलियन? हाँ, और वो यूएसटी नाम की कंपनी के साथ मिलकर गुजरात में एक सेमीकंडक्टर ओएसएटी फैसिलिटी में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बहुत अहम है। ओएसएटी मतलब आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। अच्छा, ये फैसिलिटीज चिप मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा होती हैं, जहां चिप्स की फाइनल पैकेजिंग और टेस्टिंग होती है। काइनेस का इतना बड़ा लक्ष्य और निवेश दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इस सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनने को लेकर कितनी सीरियस हैं। निवेश और विस्तार की और भी खबरें हैं। शराब बनाने वाली कंपनी कार्ल्सबर्ग इंडिया ने फूड प्रोसेसिंग में 1250 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है। आइस मेक रेफ्रिजरेशन 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आंध्र प्रदेश में 1000 करोड़ से प्लांट लगा रही है और उत्तम शुगर मिल्स अपनी डिस्टिलरी की क्षमता 4 गुना बढ़ा रही हैं। उत्तम शुगर का विस्तार शायद वो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से जुड़ा है। हो सकता है। ये दिखाता है कि कंपनियां सरकारी नीतियों और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपनी क्षमताएं बढ़ा रही हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, जैसे गुजरात इंडस्ट्रीज पावर का सोलर प्रोजेक्ट, या फूड प्रोसेसिंग हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अधिग्रहण और साझेदारी की भी कई मिसालें हैं। जैगल प्रीपेड ने लॉयल्टी रिवॉर्ड्स वाली कंपनी ग्रेनेज एंटरप्राइजेस को खरीदा है। अच्छा, सेमीकंडक्टर वाली यूएसटी और केनेस की पार्टनरशिप हमने देखी। डिफेंस में स्वान डिफेंस ने डच कंपनी रॉयल आईएचसी के साथ मिलकर जहाज बनाने का करार किया है। और बीएमएल, भारत फोर्ज और डेटा पैटर्न्स भारत के अपने फाइटर जेट एएमसीए प्रोग्राम के लिए साथ आए हैं। हाँ, ये साझेदारियां दिखाती हैं कि जटिल और हाईटेक प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, चाहे वो डिफेंस हो, ऑफशोर वेसल्स हो या सेमीकंडक्टर। और भारतीय कंपनियां विदेशों में भी कॉन्ट्रैक्ट जीत रही हैं। प्रीमियर एनर्जीज को पश्चिमी अफ्रीका के बेनिन से 16 कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा, आजाद इंजीनियरिंग को जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और एसपीसी लिमिटेड को अबू धाबी से इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी कंपटीशन में उतर रही हैं और सफल हो रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये विकास का एक मजबूत संकेत है। कई कंपनियों में लीडरशिप लेवल पर भी बदलाव हुए हैं, जैसे एसकेएफ इंडिया, कायोनेस, काजारिया सेरामिक्स वगैरह में। ये अक्सर कंपनी के आगे की दिशा का संकेत देते हैं। अच्छा, अब कुछ रेगुलेटरी मतलब नियम कानून और कानूनी मामलों पर भी नजर डालते। हाँ, वो भी जरूरी है। दुबई की फाइनेंशियल रेगुलेटर डीएफएसए उसने एचडीएफसी बैंक की दुबई ब्रांच को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। ये मामला कितना गंभीर है? देखिए, निश्चित रूप से गंभीर मामला है। किसी भी बैंक के लिए विदेशी रेगुलेटर द्वारा ऐसी रोक लगना उसकी प्रतिष्ठा और मतलब प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करता है। हाँ, हालांकि एचडीएफसी बैंक का कहना है कि इससे उनके फाइनेंस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते वक्त नियमों का पालन करने की अहमियत को उजागर करता है। उन्हें अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत करना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम तय करने का तरीका बदलने पर विचार कर रहा है। हाँ, क्या बदलाव? इसमें ड्राइवर के ट्रैफिक चालान के इतिहास को भी शामिल किया जा सकता है, यानी जिसके ज्यादा चालान उसको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे बीमा की लागत बढ़ सकती है, खासकर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका ड्राइविंग रिकॉर्ड खराब है। हाँ, वही तो। मकसद शायद सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देना है, लेकिन इसे लागू करना, डेटा ट्रैक करना और इसका असल असर क्या होगा ये देखना होगा। ये थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी कुछ पहले हो रही हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, उसमें सुधार की योजना है।
ताकि वो ज्यादा कुशलता से काम करे और सेना को डिलीवरी तेज हो। हाँ, हेल की एफिशिएंसी बढ़ना जरूरी है। शिपिंग मंत्रालय ने देश में जहाज बनाने वाली कंपनियों के लिए एक फाइनेंशियल मदद स्कीम शुरू की है और इस सेक्टर में करीब 1.82 ट्रिलियन के निवेश की उम्मीद है। अच्छा। और जल्द ही एलपीजी सिलेंडर के लिए भी पोर्टेबिलिटी आ सकती है, जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है। अरे वाह, हेल में सुधार और शिपिंग को बढ़ावा, ये दोनों सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े लगते हैं। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर है। हाँ, और एलपीजी पोर्टेबिलिटी आम आदमी के लिए काफी सुविधा बढ़ाएगी। व्यापार नीति के मोर्चे पर अमेरिका के टैरिफ का भारतीय फार्मा कंपनियों पर असर शायद सीमित ही रहेगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन भारत सरकार ने चीन से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है या जांच शुरू की है, जैसे रेफ्रिजरेंट, R134A, बेल्टिंग फैब्रिक और कुछ केमिकल्स। हाँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी या जांच का मकसद घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाना होता है। ये दिखाता है कि सरकार ट्रेड डेफिसिट और घरेलू उत्पादन को लेकर सतर्क है। कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील की भूषण पावर एंड स्टील BPSL उसके लिए 19,700 करोड़ रुपए की समाधान योजना को बहाल कर दिया है। हाँ, ये IBC प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए। हाँ। इसने प्रक्रिया की निश्चितता और विश्वसनीयता को बढ़ाया है। पहले कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उसे बहाल करना दिखाता है कि बड़े और जटिल दिवालिया मामलों का समाधान इस कानून के तहत संभव है। और वो मेटा व्हाट्सएप वाला मामला? हाँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने मेटा व्हाट्सएप पर जो जुर्माना लगाया था, उसके खिलाफ उनकी अपील पर NCLAT ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना होगा क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनियों के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर भी कुछ खबरें हैं। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, गवर्नेंस पर चिंता जताते हुए। ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं होती। PTC का मामला गवर्नेंस के मुद्दों को फिर से सामने लाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का चिंता जताते हुए इस्तीफा देना निवेशकों के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। और इंडसइंड बैंक में पिछले डेरिवेटिव संकट के बाद डायरेक्टर्स का मेहनताना काफी बढ़ गया है। हाँ, वो शायद बड़ी भी जिम्मेदारी या बैठकों की वजह से हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा में एक और पेच फंसा है। टाटा AIG ने मैक्स अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा रोक दी है। अरे क्यों? टैरिफ को लेकर असहमति के चलते, और ऐसा करने वाली ये तीसरी बीमा कंपनी है। ये तो मरीजों के लिए बहुत असुविधाजनक स्थिति है। ये बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच चल रहे तनाव को दिखाता है, जिसका खामियाजा पॉलिसी होल्डर्स को भुगतना पड़ सकता है। सही कहा। और आखिर में NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके सब्सक्राइबर्स को अब अपना 100% पैसा इक्विटी में लगाने का विकल्प मिलेगा। हाँ, ये विकल्प है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा है। ये सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। साथ ही एक चिंताजनक खबर है कि एक डेटा ब्रीच में करीब 2.7 लाख बैंक रिकॉर्ड लीक हो गए। ओह, डेटा ब्रीच बहुत गंभीर बात है। साइबर सुरक्षा एक लगातार बढ़ती चुनौती है। और 2 सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों NFL और चंबल फर्टिलाइजर्स पर भारी टैक्स या जुर्माना लगा है। ये रेगुलेटरी सख्ती का संकेत देती है। तो ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि बिजनेस सिर्फ मार्केट और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। नियम, कानून, गवर्नेंस, सरकारी नीतियां, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो ये कि भारतीय बिजनेस जगत की कुछ अहम झलकियां। हमने देखा कि बाजार में क्या चल रहा है, कंपनियां कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और नियम कानून कैसे असर डाल रहे हैं। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। साफ है कि कंपनियां नए मौके तलाश रही हैं, चाहे वो EV हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो या सेमीकंडक्टर जैसा बिल्कुल नया मैदान। हाँ। साथ ही उन्हें ग्लोबल चुनौतियों से भी निपटना पड़ रहा है, जैसे सप्लाई चेन की दिक्कतें या विदेशी टैरिफ। और वो ग्राहकों की बदलती पसंद का भी ध्यान रख रही हैं, जैसे सेहतमंद खाने के विकल्प या बेहतर बीमा। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि भारत का कारोबारी माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है और कंपटीशन भी जबरदस्त है। हाँ। यहाँ कामयाब होने के लिए लगातार कुछ नया करना होगा, सही पार्टनरशिप करनी होगी और बदलते नियमों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तेजी और लचीलापन बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तरह से कई भारतीय कंपनियां सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल और अहम क्षेत्रों में बड़ा निवेश कर रही हैं, क्या हम सचमुच ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा और भरोसेमंद खिलाड़ी बनने की कगार पर हैं? बड़ा सवाल है। या अभी भी स्किल्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां और पॉलिसी में लगातार बदलाव जैसी बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना बाकी है? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, सोचने वाली बात है। अगली बातचीत तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।